हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने सीटेट जनवरी एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। यहाँ पर हम करने वाले हैं लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश की क्लास पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए। अगर आपने अब तक क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्ले लिस्ट में जाकर क्लासेस को देख लीजिए। क्लासेस आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। इस चैनल पर हम करा रहे हैं ऑल सब्जेक्ट की प्रिपरेशन। अच्छी तैयारी के लिए साथ में बने रहिएगा। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो चलिए आज हिंदी की इस पैडागोजी और इंग्लिश की पैडागोजी को और बेसिक से आपको समझा देते हैं और इसको और इजी कर देते हैं, जिससे आप सीटेट के एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला पाएँ। तो चलिए देर न करते हुए आते हैं आज के पैराग्राफ पर। यहाँ पर क्या दिया है। पंखों से रे फैले फैले तारों के दल, लंबी लंबी अंगुलियां हैं चौड़े करतल, तड़ तड़ पड़ती धार बारीकी उन पर चंचल, टप टप झरती कर मुख से जल बूंदे झलमल, नाच रहे पागल हो ताली दे दे जलदल, झूम झूम सिर नीम हिलाती सुख से बेवहल, झरते हर सिंगार बेला कली बढ़ती पल पल, हसमुख हरियाली में खग कुल गाते मंगल। तो यहाँ पर बात क्या हो रही है, जो ताड़ों के जो दल हैं, ताड़ के जो वृक्ष हैं, उनकी तुलना कैसे की जा रही है कि जैसे उन्होंने अपने पंखों को फैला रखा हो और उनकी उंगलियां दिख रही हैं और साथ ही क्या चौड़े करतल, तड़तड़ पड़ती धार बारीकी, लगातार क्या हो रहा है, बारिश की जो धार है, वर्षा की जो बूंदें हैं वो उन पर गिर रही हैं और झलमल उन पर चमक रही हैं, और जैसे धरती अंबर जो है पागल होकर एक दूसरे के लिए यहाँ पर नाच रहे हैं, ऐसी बात की जा रही है। और नीम का जो वृक्ष है वो क्या कर रहा है, सुख में बिहल है, खुशी में सुख में बहुत मगन होकर वो क्या कर रहा है, नीम के वृक्ष जो है नाच रहा है। और हर सिंगार की जो बेला है, उनकी जो कलियां हैं वो क्या हो रही हैं, पल पल जो हैं वो बढ़ रही हैं। हसमुख हरियाली में खगकुल गाते मंगल, तो पक्षियों का जो झुंड है वो क्या कर रहा है, यहाँ पर कलरव कर रहा है और क्या कर रहा है, ऐसा लग रहा है मानो वो कोई मंगल गीत गा रहे हों। तो यहाँ पर हमने इस पैराग्राफ को समझ लिया है। चलिए इस पर आधारित प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर ताड़ के पत्तों की जो तुलना की गई है वो किससे की गई है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है दलों से, बी में दिया है पंखों से, सी में दिया है अंगुलियों से और डी में दिया है यहाँ पर हाथों से। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पंखों से। चलिए एक बार पैराग्राफ में इसको देख लेते हैं क्या दिया है। सबसे शुरू में दिया हुआ है यहाँ पर पंखों से फैले रे ताड़ों के दल, जो ताड़ों के पत्तों की बात की गई है उनको पंखों सा फैला हुआ माना गया है। ऑप्शन नंबर 1 का जो आंसर है वो यहाँ से हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। चलिए देख लेंगे, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 2 में दिया है कविता में बारी से तात्पर्य है, तो बारी का क्या पर्यायवाची है यहाँ पर बताना है। ए में दिया है बारिश, बी में दिया है तलवार, सी में दिया है खड़ग और डी में दिया है जल। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जल। बारी का जो पर्यायवाची होता है वो जल होता है, या जल का पर्यायवाची आप बारी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर बारी का तात्पर्य जल से है। ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कविता में प्रकृति को सुख किससे मिल रहा है, तो किससे सुख मिल रहा है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है झरनों के टपकने से, बी में दिया है तालियां बजाने से, सी में दिया है पक्षियों के गाने से और डी में दिया है बारिश होने से। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट हो जाएगा, बारिश होने से। कविता में प्रकृति को, पेड़ पौधों को और व्यक्तियों को जो खुश दिखाया गया है वो वर्षा के होने से दिखाया गया है, उनको वर्षा के होने से सुख मिल रहा है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है सुख से विह्वल होने से क्या तात्पर्य नहीं है, तो हमें यहाँ पर नेगेटिव देखना है, नहीं वाला देखना है। उल्लासित होना, तो ये पॉजिटिव पॉइंट है, ये रोंग हो जाएगा। बी में दिया है प्रफुल्लित होना, तो इसका अर्थ भी क्या होना है, आनंदित होना होता है, ये भी रोंग हो जाएगा। सी में दिया है विषाद युक्त होना और डी में दिया है विभोर होना, तो यहाँ पर विभोर होना भी अत्यधिक आनंदित होना या मग्न होने को विभोर होना बोल देते हैं, तो ये भी यहाँ पर रोंग हो जाएगा। यहाँ पर नेगेटिव देखना है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विषाद युक्त होना, अर्थात दुखी होना या परेशान होना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा, इसका अर्थ होता है दुखी होना। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है खग कुल गाते मंगल से क्या तात्पर्य है। जो खग हैं, जो पक्षी हैं, खग का अर्थ क्या होता है, पक्षी होता है, और वो कुल गीत गा रहे हैं, तो खग कुल गाते मंगल, तो वो क्या मंगल गीत गा रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है पक्षी मंगल चरण कर रहे हैं, तो ये यहाँ पर रोंग हो जाएगा। पक्षी कुल का गीत गा रहे हैं, तो पक्षियों के कुल का कोई गीत फिक्स नहीं होता है कि वो उसको गा रहे हैं, तो ये रोंग हो जाएगा। सी में दिया है पक्षी हर्ष के गीत गा रहे हैं और डी में दिया है पक्षी जो है कुल की मंगल की कामना कर रहे हैं, तो ये भी यहाँ पर रोंग हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पक्षी जो हैं अत्यधिक खुश हैं, प्रसन्न हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, वो उसमें कोलाहल कर रहे हैं, तो वो चीज़ क्या लग रही है, वो ऐसा लग रहा है मानो कि वो हर्ष गीत गा रहे हैं। ऑप्शन नंबर जो सी है ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है निम्नलिखित में से किन भाषाओं को भारत सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई है। तो कौन सी ये भाषाएं हैं, यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया है संस्कृत, तमिल, डोगरी, कन्नड़, मलयालम और उड़िया। ऑप्शन नंबर बी में दिया है हिंदी, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, संस्कृत और उड़िया। सी में दिया है संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मराठी और उड़िया। ऑप्शन नंबर डी में दिया है संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 6 भाषाओं को जो है भारत सरकार ने शास्त्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता दी है। ऑप्शन नंबर जो डी है ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कक्षा में मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता का क्या अर्थ है। तो मातृभाषा पर आधारित बहुभाषिकता क्या होती है, चलिए इसको जान लेंगे। ऑप्शन नंबर ए में दिया है शिक्षार्थी अपनी मातृभाषा में विद्यालय शिक्षा आरंभ करते हैं और जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं उसमें और अधिक भाषाएं जोड़ते जाते हैं। तो ये पॉइंट यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। इसको जान लेंगे कि ये कैसे पॉजिटिव है। बच्चे जब अपने घर पर होते हैं तो अपनी मातृभाषा बोलते हैं। मान लीजिए एक बच्चा है और वो अपने घर पर हिंदी भाषा बोलता है और साथ में ही दूसरा बच्चा है वो क्या बोलता है, अपने घर पर मराठी भाषा बोलता है। उन दोनों बच्चों ने कक्षा में क्या लिया, प्रवेश लिया है और दोनों साथ में बैठते हैं तो दोनों एक दूसरे की भाषा धीरे धीरे सीख लेंगे और विद्यालय की जो भाषा उनको सिखाई जा रही है वो हिंदी है और साथ में क्या है, इंग्लिश है और कोई अदर लैंग्वेज भी वहाँ पर हो सकती है। तो यहाँ पर बच्चा क्या कर रहा है, अपने घर से अपनी मातृभाषा के साथ उसने विद्यालय में प्रवेश लिया था, पर जैसे जैसे वह आगे बढ़ता जा रहा है तो उसमें वह और अधिक भाषाएं जोड़ता जा रहा है। तो यही होता है कि बच्चा मातृभाषा पर आधारित बहुभाषिकता को अपना रहा है, बहुभाषिकता को जान रहा है, उसको सीख रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये बिल्कुल करेक्ट और सुटेबल है। ऑप्शन नंबर बी में दिया है शिक्षार्थी अपने सभी विषय अपनी मातृभाषा में पढ़ते हैं और आगे जाकर अंग्रेजी भाषा पढ़ते हैं। तो ये यहाँ पर बहुभाषिकता का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी में दिया है शिक्षार्थी मातृभाषा एक भाषा के रूप में सीखते हैं और विद्यालय में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं अंग्रेजी माध्यम में अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर केवल बहुभाषिकता अंग्रेजी माध्यम से नहीं आएगी, बाकी सारी और लैंग्वेज भी वो सीख सकता है। एक साथ में 3 या 4 लैंग्वेज भी सीख सकता है। जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि बच्चा अपने सहपाठियों से भी सीखता है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। डी में दिया है शिक्षार्थी कक्षा 1 से ही अंग्रेजी सीखते हैं और विद्यालय के माध्यमिक स्तर से भारतीय भाषा माध्यम से अंग्रेजी माध्यम बनाते हैं। तो ये भी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। सबसे सुटेबल आंसर ऑप्शन नंबर ए है। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है विद्यालयी शिक्षा में बहुभाषावाद किस प्रकार से एक संसाधन है। तो यहाँ पर बहुभाषावाद को, मल्टीलिंगुअलिज्म को एक संसाधन, एक रिसोर्स के रूप में कैसे देखते हैं बताना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है जहाँ तक संभव हो अधिक से अधिक भाषाओं का शिक्षण। तो इतनी सारी भाषाओं का शिक्षण बच्चा एक साथ नहीं कर सकता है, ये रॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन में बात हो रही है बहुभाषावाद की, तो हिंदी या इंग्लिश 1 या 2 लैंग्वेज सीखना बहुभाषावाद के अंतर्गत नहीं आता है। बहुत सारी भाषाएं अगर बच्चा सीख लेता है तो वो बहुभाषावाद के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी भी रॉन्ग हो जाएगा। सी में दिया है कक्षा में शिक्षार्थियों की भाषाओं का प्रयोग। बच्चे जो हैं अपनी अपनी भाषाओं का प्रयोग क्या कर रहे हैं, अपनी मातृभाषा का प्रयोग कर रहे हैं या अपनी क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग कहाँ कर रहे हैं, कक्षा में कर रहे हैं। तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया है कक्षा में इसे शिक्षण की विधि के रूप में। तो शिक्षण की विधि के रूप में आप इसको नहीं अपना सकते हैं। ये एक पूरा एजुकेशन सिस्टम है जिसमें केवल एक ही स्कूल में इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चे जो हैं अलग अलग पृष्ठभूमि से आ रहे हैं और अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो बच्चे एक दूसरे से खेल खेल में एक दूसरे की भाषा को आसानी से सीख लेते हैं, समझ लेते हैं। साथ ही उनकी खुद की भी कोई मातृभाषा होती है और कक्षा में भी उनको इंग्लिश या हिंदी या कोई अदर लैंग्वेज जो है वो सिखाई जाती है। तो इस तरह से बच्चे जो हैं बहुभाषावाद को एक संसाधन के रूप में अपना सकते हैं, देख सकते हैं। तो विद्यालय शिक्षा में बहुभाषावाद के रूप में बच्चे कैसे अग्रसर होंगे, वो होंगे कि बच्चे जो हैं एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं और अपनी अपनी भाषाओं को कक्षा में बोल रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है जब कोई बालिका नई भाषा सीखती है तो वह उस भाषा को बोलने व उसके प्रयोग के लिए कुछ समय लेती है। इस अवधि को किस रूप में जाना जाता है। मान लीजिए किसी ने या आपने ही कोई नई भाषा सीखी, तो आप उसको बोलने से पहले एक बार उस पर विचार करेंगे। तो थोड़ी देर के लिए आप कोई पॉज लेंगे, मौन लेंगे, चुप हो जाएंगे। तो इसको क्या बोला जाएगा, इसको मौन बोला जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। इसको मौन अवधि बोला जाता है, अर्थात आप थोड़ी देर के लिए शांत होकर पॉज लेंगे, उस पर विचार करेंगे और तभी उस भाषा का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट है, मौन अवधि। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है एक अध्यापक गर और भर से अंत होने वाले शब्दों जैसे विसर्ग और विदर्भ आदि का उच्चारण करवाती है। शब्दों के इन जोड़ों को किस रूप में जाना जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया है तुलनात्मक जोड़े। तो ये तुलनात्मक जोड़े यहाँ पर नहीं कहलाएंगे, कोई तुलना इनमें नहीं हो रही है। ऑप्शन नंबर बी में दिया है विपरीतात्मक जोड़े। तो ये विपरीतात्मक जोड़े नहीं है।
सी में दिया है तुलनीय जोड़े, तो ये तुलनीय जोड़े भी नहीं है। इस तरह के जो जोड़े हैं ये किस तरह के जोड़े कहलाएंगे, ये विषम जोड़े कहलाएंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं, अभी कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है, ए टीचर टोल्ड अ स्टोरी टू क्लास थर्ड स्टूडेंट इन इंग्लिश। एक इंग्लिश की क्लास में क्या किया, थर्ड क्लास के एक टीचर हैं जिन्होंने एक स्टोरी क्लास में बताई है। सी आस्क्ड स्टूडेंट टू रिटेल स्टोरी इन देयर मदर टंग इन ग्रुप्स सी इज प्रमोटिंग। तो वह क्या प्रमोट कर रही है, टीचर ने एक स्टोरी कक्षा में सुनाई है और बच्चों को उनको अपनी मातृभाषा में ग्रुप में बोलने के लिए बोल रही है कि अपनी अपनी मातृभाषाओं में इस स्टोरी को बोलिए, इस कहानी को कहिए। तो वह क्या प्रमोट कर रही है, यहाँ पर वह थिंकिंग स्किल डेवलप नहीं कर रही है। बी में दिया है मल्टीलिंगुअलिज्म, ऑप्शन नंबर सी में दिया है बाइलिंगुअलिज्म और डी में दिया है स्टोरी रीडिंग। यहाँ पर स्टोरी रीडिंग भी नहीं हो रही है, बाइलिंगुअल भाषा की बात नहीं हो रही। बाइलिंगुअल लैंग्वेज का मतलब होता है दो भाषा, हिंदी इंग्लिश या कोई भी अदर दो लैंग्वेज की बात यहाँ पर होती है, तो ये दो भाषाओं की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर बात हो रही है मल्टीलिंगुअलिज्म की। ये बात हो रही है किसकी, बहुभाषावाद की। जैसा कि मैंने आपको हिंदी की पेडागोजी में भी अभी एक्सप्लेन किया था, ये है बहुभाषावाद। सब बच्चे अलग अलग पृष्ठभूमि से आ रहे हैं, अपने अपने क्षेत्र से आ रहे हैं, तो उनकी मातृभाषा भी अलग अलग यहाँ पर हो सकती है, तो वो अपनी अलग अलग भाषा का ही प्रयोग यहाँ पर करेंगे। तो एक साथ जो है बच्चे बहुत सारी भाषाएं बोलेंगे और एक दूसरे की भाषा को सुनेंगे और सीखेंगे, तो यहाँ पर वह बहुभाषावाद को प्रमोट कर रही है। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है, द लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ऑफ ए चाइल्ड कैन बी डेवलप्ड बाई। एक बच्चे में भाषा दक्षता की बात यहाँ पर की जा रही है। तो भाषा दक्षता बच्चे में कैसे आ सकती है, ये बात यहाँ पर की जा रही है। टीचर कैसे करके उसकी भाषा दक्षता को बढ़ाए। ऑप्शन नंबर ए में दिया है, कंप्लीटिंग द टारगेट ऑफ लर्निंग 10 न्यू वर्ड्स डेली। उसको अपना टारगेट पूरा करना है, तो क्या करना है, 10 नए वर्ड बच्चे को पढ़ने के लिए देने हैं या याद करने के लिए देने हैं। तो ये यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा, याद करने से भाषा दक्षता नहीं आएगी। बी में दिया है, पार्टिसिपेटिंग इन रियल लाइफ सिचुएशन बेस्ड लैंग्वेज टास्क। तो यहाँ पर बात क्या की जा रही है कि बच्चे को रियल लाइफ की जो सिचुएशन होती हैं, जो दैनिक जीवन की घटनाएं होती हैं, उन पर आधारित कुछ भाषा के टास्क दिए जाएं कि बच्चे को ये एक्ट करके बताना है, बच्चे को इस सिचुएशन के ऊपर बोलना है। तो यहाँ पर बच्चा अच्छे से सीखेगा, क्योंकि यहाँ पर वह संवाद भी करेगा, एक दूसरे की बात सुनेगा और चर्चा भी करेगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया है, रिसाइटिंग द पोएम इन चोर्स। ऑप्शन नंबर डी में दिया है, रीडिंग द टेक्स्ट इंडिविजुअली एंड चोर्स आफ्टर द टीचर। तो ये यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है ये सबसे ज़्यादा सुटेबल है। बच्चे की जो है भाषा दक्षता वो बढ़ जाएगी, उसका विकास होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है ये करेक्ट हो जाएगा, इससे बच्चे की भाषा दक्षता का विकास अच्छा होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है, द टर्म बेसिक्स एंड कैल्क वर इंट्रोड्यूस बाई। जो ये दो टर्म दी हुई हैं ये किसने इंट्रोड्यूस किया, इनसे किसने परिचित करवाया। ऑप्शन नंबर ए में दिया है लेबाइगोस्की, नंबर बी में दिया है पिनानी, ऑप्शन नंबर सी में दिया है जिम क्यूमिन और डी में दिया है जीन पियाजे। सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जिम क्यूमिन्स ने ये दो टर्म जो हैं दी हैं। फॉर्म क्या होती है ये जान लेंगे। बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल की बात यहाँ पर हो रही है। और ये क्या होता है, ये होता है बच्चा जब भी किसी से बात करता है, अपने घर पर, अपने मित्रों में या फ़ोन पर किसी से बात करता है, तो जो साधारण बोलचाल की भाषा वह यूज़ करता है उसको बोला जाता है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, उसको बोला जाएगा। कैल्प की फुल फॉर्म हो जाएगी कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। तो प्रोफिशिएंसी की बात हो रही है, दक्षता की बात हो रही है, तो ऐसी भाषा कहाँ पर प्रयोग होती है। स्कूल में आप अपने यूज़ कर सकते हैं, अगर आप ऑफिस में वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पर भी इसी तरह की लैंग्वेज का यूज़ आप करते हैं। तो जो भाषा आप अपने कार्य क्षेत्र पर, अपने स्कूल में बोलते हैं, वो भाषा होती है एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट एंड विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है और कौन सा यहाँ पर करेक्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, एवरी लैंग्वेज हैज़ इट्स ग्रामर। तो ये बात यहाँ पर सही है, प्रत्येक भाषा की अपनी लैंग्वेज होती है, अपना व्याकरण होता है। सेकंड में दिया है, एवरी लैंग्वेज हैज़ इट्स स्क्रिप्ट। तो हर लैंग्वेज जो है अपनी स्क्रिप्ट नहीं रखती है। स्क्रिप्ट का मतलब होता है क्या, उसकी लिपि, अर्थात जिसमें भाषा को लिखा जाता है। जरूरी नहीं कि आप जो अपनी क्षेत्रीय भाषा बोल रहे हैं तो वो लिखी भी जाए। लिखने की भाषा आपकी अलग हो सकती है। क्षेत्रीय भाषा आप बिल्कुल लोकल लैंग्वेज बोलते हैं और जो एकेडमिक लैंग्वेज की बात होती है वो अलग होती है, तो उसकी अपनी लिपि होती है। तो एवरी लैंग्वेज हैज़ इट्स स्क्रिप्ट, तो हर भाषा की अपनी लिपि नहीं होती है। ऑप्शन जो है ये रॉन्ग हो जाएगा। अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट हो जाएगा। ए करेक्ट है और जो सेकंड पॉइंट है ये इनकरेक्ट है। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर दिया है, लैंग्वेज इज रिलेटेड टू। तो लैंग्वेज किससे संबंध रखती है या संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है, सोसाइटी से संबंधित है बट कल्चर से नहीं है। तो ये यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा कि सोसाइटी है, जो उसका कल्चर है, जो उसकी संस्कृति है, उसका संबंध जो है सीधे सीधे भाषा से होता है। वही भाषा आप बोलते हैं जहाँ पर आप रह रहे होते हैं। तो यहाँ पर कल्चर ऑफ सोसाइटी से इसका संबंध होता है, ये करेक्ट है।
सी में दिया है द सिम्बल्स दैट आर नॉट वोकल, ऐसे सिंबल से भाषा का संबंध होता है जो बोले नहीं जा सकते, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। डी में दिया है द रिटर्न फॉर्म ऑफ दैट लैंग्वेज सो डायलैक्ट इज नॉट लैंग्वेज, ये भी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। करेक्ट और सुटेबल आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है। इसी के साथ आज की क्लास यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। आई होप क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अच्छी तैयारी के लिए साथ में बने रहिएगा।